बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल पर होने वाली मुसलसल वाइब्रेशन से मेरी नींद में खलल पड़ा था और मैं इंतहाई बेदिली से हाथों से टटोलते हुए अपने मोबाइल को उठाकर अपने सामने कर चुकी थी। जो ही मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, मेरी नींद भग से उड़ी थी। रात के तकरीबन 1:45 का वक्त हो रहा था। मैं एकदम से उठ बैठी थी। मेरे मोबाइल पर बेशुमार कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे और ये पिछले आधे घंटे से आ रहे थे। यकीनन वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। इस सोच के आते ही मुझे खुद पर नाज सा हुआ था कि चलो, मैं किसी के लिए तो अहम थी। मेरे लबों पर बेसाख्ता एक मुस्कुराहट ने घेरा किया था। मैंने खुद पर पड़ा कंबल एक साइड पर किया था और गर्दन मोड़कर अपने साथ बाएं जानिब सोई अपनी मामूजात को देखा था, जो दुनिया माफिया से बेखबर गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। कभी कभी मुझे उसकी नींद पर बहुत हैरत होती थी कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो लेती है, मगर फिर मैं उसकी इस गहरी नींद का दिल दिल में बेहद शुक्र अदा कर रही थी कि चलो अच्छा ही है। इसकी ये गहरी नींद मेरे लिए बेहद कारआमद थी। इस चीज़ का तो मैं पिछले महीने से फ़ायदा उठाती आ रही थी। मेरे मोबाइल की बेप एक मरतबा फिर से बजी थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाकर अप्लाई किया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। फिर वहाँ से निकलते ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर भी आ गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस बाहर की लाइटें जल रही थीं, जिनकी थोड़ी थोड़ी रोशनी खिड़कियों से अंदर आते हुए अंदर का अंधेरा चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं अब जीने के पास पहुंच चुकी थी और इंतहाई आस्तगी से जीना उतरने लगी। नीचे उतरकर मेरा रुख मामूजान के कमरे की तरफ था। मैं एक नज़र मामूजान को देखना चाहती थी। उनके कमरे की खिड़की मैं एहतियात के तौर पर पहले ही खोलकर पर्दा हटा दिया करती थी, ताकि बवक्त ज़रूरत मुझे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उस खिड़की के पास पहुंचकर मैंने अंदर झांका तो अंदर से आती मामूजान के खराटों की आवाज़ मेरे कानों में बखूबी पड़ी थी। मैं उन्हीं पाँव वहाँ से वापस लौट आई थी और अब मेरा रुख किचन के साथ मुंसलिक कमरे की तरफ था। यह हमारा सीक्रेट रूम था। हम यहीं पर मिलते थे। मैंने बगैर आवाज़ किए दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर यूं ही आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में जीरो बल्ब की नीली रोशनी छाई हुई थी, जो माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। वो सोफे पर बैठा मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में नाराज़गी की झलक वाज़ेह थी। शायद नहीं, यकीनन वो मेरा इंतज़ार करते करते थक गया था। मैं एक अदा से चलती हुई उसकी जानिब गई और उसके पहलू में बैठ गई। कुछ ही देर में वो अपनी तमाम तर नाराज़गी भुलाए मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जह हो चुका था। मैं 4 बजे के करीब वापस अपने कमरे में आई थी और बेड पर लेटकर नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी। ऐसा कोई पहली मर्तबा ना हुआ था। पिछले 6 महीने से यही सब कुछ चलता आ रहा था। जैसे ही हमें मौका मिलता, हम एक दूसरे से ज़रूर मिलते थे। रात के अंधेरे में हम दोनों तन्हाई में बैठे कई कई घंटे तक एक दूसरे के साथ राजों में मसरूफ़ रहते थे। मैं गुनाह की लज्जत में गुम होकर उसका अंजाम भूल बैठी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैंने अपने खुदा को जवाब देना है। मैं ये भूल गई थी कि मैं आखिरत में उसे क्या जवाब दूंगी। मैं तो हर चीज़ से बेखबर बेखतर रोज़ बरोज़ गुनाह की दलदल में उतरती चली जा रही थी। ऐसे कबीरा गुनाह जिसकी कहीं कोई माफ़ी न थी। न जाने मेरा अंजाम क्या होने वाला था। अगले दिन मेरी आंख अम्मा के जगाने पर खुली थी, जो इंतहाई सीख पा हुई मुझे जगा रही थी। मैंने उठकर वक्त देखा तो सुबह के 10:30 का वक्त हो रहा था। मैंने बेख्तियार अपने सर पर हाथ मारा कि मैं इतनी देर तक सोती रही थी, जबकि मैं जानती भी थी कि आज घर में मेरी मामूजात बहन शाजिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे और मैंने कल मामू के सामने उनके खातिर तवाज़ु की सारी जिम्मेदारी अपने सर ली थी। मगर अभी 11 होने वाले थे और मुझसे एक काम भी करने वाला ना हुआ था। मैं फ़ौरन से अपनी जगह से उठी थी और फ्रेश होने के बाद किचन की राह ली थी, लेकिन मुझे वहां जाकर हैरत का शदीद झटका लगा था। शाजिया किचन में तकरीबन सारा इंतज़ाम ही कर चुकी थी। मैंने उसे सर से पांव तक तफसीली नज़र से देखा था। ऐसा नहीं था कि वो घर का पहली मर्तबा काम कर रही थी या फिर आज से पहले उसने ये सब नहीं किया था। हैरानगी मुझे इस बात पर हो रही थी कि वो रिश्ते वालों के लिए इतनी खातिर मदारत क्यों कर रही थी। मुझे यूं ही किचन में छोड़े वो तैयार होने की गर्ज से कमरे में चली गई थी, जबकि मैं हैरानगी से उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट को देख रही थी। वो कभी मुस्कुराती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तो मुझे लाखों जतन करने पड़ते थे। वो आदम बेजार सी लड़की थी, मगर आज उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट मुझे इस बात का पता दे रही थी कि ज़रूर दाल में कुछ काला था, वरना यूं रातों रात ये बदलाव तो नहीं हो सकता था। खैर, मैंने नाश्ता किया और बाकी सारे काम निपटाए थे कि जब अम्मा ने आकर मेहमानों की आमद की इत्तला दी और मुझे कहा कि मैं 10 मिनट बाद शाजिया को लेकर मेहमान खाने में आ जाऊं। मैंने किसी फरमाबरदार बेटी की तरह सर हिलाया था और कमरे की तरफ चल पड़ी थी। आज तो शाजिया के रंग ढंग ही बदले हुए थे। सजी संवरी शाजिया मेरी मामूजात तो लगी नहीं रही थी। मुझे शक हो गया था कि ज़रूर कुछ तो है जो मेरी नज़रों से छुपा हुआ है, मगर वो क्या था इस बारे में मुझे इल्म न था।
अम्मा के बताए हुए वक्त के मुताबिक मैं शाजिया को लेकर मेहमान खाने में चली आई, जहां अम्मा और मामू उन रिश्ते वालों के साथ बैठे हुए थे। हमें देखते ही वो औरतें उठकर खड़ी हुई थीं और फिर शाजिया को अपने साथ लगाकर सामने बैठे खूबसूरत शहजादे के संग बिठाया था। हाँ, वो खूबसूरत शहजादा ही तो था जिसको पहली नज़र में देखते ही मैं अपना दिल हार बैठी थी, मगर उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखना भी गवारा न किया था। वो शाजिया के साथ सरगोशियों में मसरूफ था। मैं एक पल में सारा खेल समझ गई थी। यानी ये रिश्ता इत्तेफाकन नहीं आया था, बल्कि शाजिया की पूरी रजामंदी के साथ लाया गया था। उन दोनों के बीच में होती सरगोशियां दोनों की अंडरस्टैंडिंग का पता दे रही थी, मतलब कि वो काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते थे। मगर ये कब और कैसे हुआ, इसके मुतालिक मुझे पहले खबर क्यों ना हुई। शाजिया उस वक्त मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुन्नी और मिसनी लड़की लग रही थी, जिसने अपनी मोहब्बत की मुझे भनक तक न लगने दी थी। वैसे तो बड़ी दोस्ती के दावे करती थी, मुझे अपनी सगी बहन मानती थी, मगर यहाँ आकर उसने मुझे इस काबिल न समझा था कि मुझसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ शेयर ही कर लेती। मुझे दिले दिल में उससे रकाबत सी महसूस हुई। काश के ये शख्स उसके बजाय मेरे नसीब में होता। मैंने एक कहर आलूद नज़र शाजिया पर डाली थी और फिर मेहमान खाने से निकलती चली गई थी। शाजिया की मंगनी की रस्म करके वो लोग चले गए थे और जल्द ही बारात लाने की तारीख भी रख दी गई थी। शाजिया के ससुराल वाले एक एक चीज़ शाजिया की पसंद की बना रहे थे। उन्हें शाजिया बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। शाजिया भी बेहद खुश थी। उसके होंठों पर तो जैसे खिलखिलाहट उन्हें बसेरा कर लिया था। उसके तो पैर ही खुशी के मारे ज़मीन पर न टिक रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। होता भी कैसे, मन चाही और पिया चाही जो थी, सबकी पसंद थी। उसको यूं खुश देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। मैंने शाजिया से इस सारे मामले के बाबत पूछा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि वो मुझे बताना चाहती थी, मगर उसको वक्त ही नहीं मिला। जबकि मैं उसकी चालाकी पर अंदर से बुरी तरह खौल उठी थी। जो जो शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की हालत अजीब सी होती जा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि शाजिया के मंगेतर बिलाल को किसी तरह से उससे छीन कर अपने नाम कर लूं। मैंने खूबसूरती की सारी अदाएं दिखाकर उसको काबू करने की कोशिश की थी, मगर वो था कि शाजिया का पक्का दीवाना था। वो किसी तरह भी मेरी तरफ माइल न हुआ था। मगर मैंने भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शाजिया से छीन कर ही रहूंगी। मेरे दिमाग में शैतानी ख्यालात चल रहे थे, जिन पर अमल करके मैं बिलाल को शाजिया की जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस तरह करके मैं खुद अपने हाथों ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मुझे खबर नहीं थी कि जो गड्ढा मैं शाजिया के लिए खोदने जा रही थी, मैं खुद उसमें मुंह के बल गिरने वाली थी। मेरी खतरनाक साजिशों का क्या अंजाम होना था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। मेरा नाम सोबिया है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरा ताल्लुक एक पढ़े लिखे और अमीर खानदान से था। अब्बा सरकारी पोस्ट पर फाइज थे और अम्मा भी एक सरकारी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल थी। घर में पैसे की खूब रेल पेल थी। मेरे ददियाल वाले दूसरे शहर रहते थे। अब्बा पोस्टिंग के बायस यहाँ शिफ्ट हुए थे, जहाँ उन्हें एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। अम्मा अब्बा के बंगले के साथ वाले बंगले में ही रहती थी। वहीं से दोनों की सलाम दुआ शुरू हुई और फिर नौबत शादी तक आन पहुंची थी। शादी के बाद अब्बा यहीं अम्मा के साथ ही रहने लगे थे। अम्मा के मैके में सिर्फ एक भाई और भावा जी थे। नानी नाना की मौत को कई साल गुजर गए थे। खैर, शादी के दूसरे साल मेरी पैदाइश हो चुकी थी, मगर मामू के घर अभी तक कोई औलाद न हुई थी। वक्त गुजरता गया। मेरे बाद मेरी मजीद 2 बहनें पैदा हुई थी, मगर मामू के घर अभी भी औलाद की कमी ही थी। यूं अम्मा भावच का ख्याल करते हुए मुझे मामू के घर भेज दिया करती थी। कुछ अरसा और गुजरा और फिर मामू के घर भी रहमत का नुजूल हुआ था, जिसका नाम उन्होंने शाजिया रखा था। शाजिया मुझसे पूरे 5 साल छोटी थी, लेकिन फिर जल्द ही मेरे और उसके दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ ऐसे ही जज्बात थे। खैर, वक्त गुजरता गया। मैं 23 साल की और शाजिया 18 की हो गई। मेरी दूसरी बहनें भी बिलतरतीब 21 और 19 साल की हो गई थी, मगर मेरी अपनी बहनों के साथ कम ही बनती थी। मैं ज़्यादातर वक्त शाजिया के साथ ही गुजारती थी। यहीं एक दिन हार्ट अटैक के बायस ममानी की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद शाजिया कई दिन तक अबतर हालत में आईसीयू में ही रही थी। मामू भी बिल्कुल टूट कर रह गए थे। इलाज से शाजिया कुछ बेहतर तो हो गई थी, मगर फिर भी वो किसी के संभालने में नहीं आ रही थी। उसको संभालने के लिए मुझे मुस्तकिल उसके पास रहना पड़ता था। यूं मैं रात मामू के घर ही गुजारने लगी थी। वक्त मज़ीद आगे बढ़ा। शाजिया काफ़ी हद तक संभल गई थी, मगर फिर भी वो मुझे मेरे घर न जाने दे रही थी। उसका कहना था कि उसे अकेले में डर लगता है, और यूं मैं उसके पास ही रहती थी। दिन तो सारा यूनिवर्सिटी और उसके बाद कोचिंग में गुजर जाया करता था। अलबत्ता रात को मैं मामू के घर ही रहती थी। इसी दौरान
मुझे आसिम नामी एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो लड़का हमारे घर के थोड़े ही दूर 2 या 3 घर छोड़कर रहा करता था। जब तक यूनिवर्सिटी में रही तब तक तो हम यूनिवर्सिटी में ही मिलते मिलाते रहते थे, मगर जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो हमारे लिए बहुत मसला आन खड़ा हुआ था। हमारी बातचीत सिर्फ फ़ोन तक ही महदूद होकर रह गई थी। अब हमें साथ बैठने का ना ही मौका मिलता और ना ही कोई जगह। आखिर 6 महीने पहले उसने मुझे कहा कि वो रोज़ रात में मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाया करेगा। मैं मोहब्बत के अवाइल दिनों में थी और मोहब्बत का नशा सर चढ़ कर बोल रहा था। यूं जल्द ही उसे अपने घर में दाखिले की इजाज़त दे दी थी। अपना घर मतलब मेरे मामू का घर था, जहाँ मैं रात में रहती थी। मैंने उससे कहा कि वो रात में वहीं मामू के घर आ जाया करे। वहाँ वैसे भी कोई नहीं होता और ना ही किसी चीज़ से कोई ख़तरा था, क्योंकि मामू नींद की दवा लेकर सोते थे और शाजिया की नींद तो वैसे भी बेहद गहरी थी। मैंने मामू के नौकर को थोड़े पैसे खिलाए, जिससे वो आसिम को बिना कोई सवाल जवाब किए और बिना किसी को कुछ बताए घर में आने दे दिया करता था। आसिम 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मामू के घर के बावर्ची खाने के साथ वाले कमरे में ही रहा करता था। वो कमरा यूं तो फालतू सामान के लिए रखा गया था, उसमें किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, मगर जब से आसिम का आना शुरू हुआ मैंने उस कमरे की सेटिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी और यूं हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा था। मैं पूरी पूरी रात एक नामहरम के हाथों में हाथ दिए बैठी रहती थी। गो के हम इससे आगे ना बढ़े थे, मगर जना की शुरुआत तो यहीं से होती है ना। मैंने भी इस कबीरा गुनाह की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे, मगर इससे पहले कि मैं आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधे कोई और कदम उठाती, उससे पहले ही मेरी नज़र बिलाल पर पड़ गई। बिलाल जैसे वजी शख्स के सामने तो आसिम कुछ भी ना था। मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जो वक्त मैंने आसिम के साथ गुजारा वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बिलाल का इंतज़ार कर लेना चाहिए था, मगर ज़्यादा देर तो अब भी नहीं हुई थी। मैंने बगैर किसी लगी लपटी के आसिम को साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा आइडियल अब सिर्फ और सिर्फ बिलाल था। आसिम ने मेरी बहुत मेहनतें की कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मगर मैंने उसकी कोई बात ना मानी और उस नौकर को भी मैंने साफ अल्फाज में मना कर दिया कि अब दोबारा कभी भी आसिम को घर के अंदर ना आने दे। आसिम बार बार मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था, जिससे तंग आकर मैंने अपना नंबर बंद कर लिया था। अब मेरी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिलो दिमाग में चलते मंसूबों पर थी, मगर बिलाल किसी भी तरह मेरे काबू नहीं आया था। मुझे उस पर सख्त तैश आया था। वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता था? मैं तो उसको अपने हुस्न में फंसाकर खुद के सामने घुटने टेक देने पर मजबूर कर देना चाहती थी, मगर वो तो ऐसा था कि शाजिया की मोहब्बत के हिसार से बाहर ही ना निकल रहा था। वो हुमा वक्त बस शाजिया के नाम का राग ही अलापता रहता था। मैं अपनी कोशिश में पूरी तरह से नाकाम हुई थी। मेरा कोई भी मंसूबा बिलाल को मेरे कदमों में ढेर करने के लिए कारआमद न साबित हुआ। मैं अपनी मुसलसल नाकामी पर तैश में आ गई थी। शादी वाला दिन आन पहुंचा था, मगर मैं कुछ भी न कर पाई थी। शाजिया मेरे साथ पॉलर जाना चाहती थी, मगर मैंने इंतजामात देखने का बहाना बना दिया और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यूं अकेले ही ड्राइवर के साथ पॉलर चली गई थी। वैसे भी पॉलर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ आधे घंटे के फासले पर ही था, इसीलिए ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात न थी। मैं घर में बैठी दिल ही दिल में कुड़ती रही थी और कर भी कर सकती थी। बारात मुकर्रर वक्त पर आन पहुंची थी। जब मैंने बिलाल को देखा तो मेरी आंखें ही चुंधी आ गई थी। वो सचमुच किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उस पर आज के दिन टूट कर रूप आया था। बिलाशुबा वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने बुझे दिल के साथ बारात का इस्तकबाल किया था और फिर आकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मुझ में सकत न थी कि उसके आगे के मराहिल देख पाती। यूं चुपचाप किनारे हो जाना ही बेहतर समझा था। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरा था जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी अम्मा खड़ी थी। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं यूं कमरे में क्यों आ गई हूँ और शाजिया अब तक पॉलर से क्यों नहीं आई, निकाह में देर हो रही है। मैंने हैरत से अम्मा को देखा था। मैं तो समझी थी कि मुझे शाजिया के निकाह की मुबारकबाद देने आई होंगी और साथ ही साथ कहेंगी कि आकर शाजिया को रुखसत कर दूं, मगर अम्मा तो कहानी ही कोई और सुना रही थी। मैंने जवाब के बजाय अम्मा से सवाल किया था कि क्या मतलब है आपका अम्मा कि शाजिया अभी तक वापस नहीं आई? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने कब का ड्राइवर को भेज दिया था कि जाकर उसे ले आए, मगर वो अब तक क्यों नहीं पहुंची? मेरी बात सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई थी। बात तो परेशानी की थी, उसे पॉलर गए 4 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। मैं खुद उसे देखने पॉलर चली गई, जहाँ पर इल्म हुआ कि वो तो 1.5 घंटा पहले ही पॉलर से जा चुकी थी। मैं उलझ कर रह गई थी। अगर वो पॉलर से चली गई थी तो फिर कहाँ गई थी जो अभी तक घर नहीं पहुंची थी? घर आकर मैंने सबको उसके लापता होने की खबर दे दी थी। सब बेहद परेशान हो गए थे। परेशान तो मैं भी बहुत थी, मगर दिल दिल में खुशी भी हो रही थी कि शाजिया बिलाल की ज़िंदगी से निकल गई है। मैंने अपना फ़ोन ऑन करके
शाजिया के नंबर पर कॉल्स की, मगर उसका नंबर मुसलसल पावर ऑफ जा रहा था। मेरे बाद अम्मा, अब्बा और मामू ने भी बारी बारी उसके नंबर पर कॉल्स की थी, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। उधर मेहमानों में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी और तभी मेरे मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजी थी। मैंने जैसे ही मैसेज खोलकर देखा, मेरे होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अब परेशानी की जगह मेरे चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। अम्मा, अब्बा और ताया एक कोने में सर जोड़े खड़े सरगोशियों में मसरूफ थे। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर मेरे सर पर दुपट्टा उड़ाया और मामू मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुझे कहने लगे कि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहते हैं कि मैं उनका मान रख लूँ और शाजिया की जगह बिलाल से निकाह कर लूँ। मेरी तो जैसे मन की मुरादी पूरी होने जा रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि बिलाल यूँ अचानक इतनी आसानी से मेरा होने वाला था। मेरे मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, मगर मैंने चेहरे पर मासूमियत से जाकर ऐसे दिखावा किया जैसे मैं ये सब इंतहाई मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ मामू का मान रखने के लिए ही कर रही हूँ। मेरी बहनों ने लाकर मुझे बिलाल के पहलू में बिठा दिया। मैंने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट किया हुआ था। बिलाल मुझे शाजिया ही समझ रहा था, मगर जो ही निकाह खां ने शाजिया के बजाय मेरा नाम लिया तो बिलाल एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और हैरत से मुझे देखने लगा। उसके तमाम घरवाले भी स्टेज पर आ चुके थे और मेरा घूंघट भी उठा दिया गया था। सबको ये सब एक मजाक लग रहा था, मगर मामू ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी थी और सबको हकीकत से रोशनास करवा दिया था, जिसे सुनकर बिलाल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाजिया उसके साथ ऐसा भी कर सकती थी। उसने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली थी, मगर शाजिया का कोई अता पता न था। मामू ने उससे कहा कि वो शाजिया के बजाय मुझसे शादी कर ले। मैं उसकी तरफ से हाँ सुनने की मुंतजिर थी, मगर उसके अल्फाज ने मुझे एकदम आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। मारे अहानत कि मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने मामू से कहा कि वो यहाँ शाजिया से शादी करने आया था। अगर शाजिया नहीं है तो वो किसी और से भी किसी सूरत शादी नहीं करेगा, चाहे फिर कोई भी लड़की क्यों ना हो। इतना कहते साथ ही वो अपने घर वालों को लेकर वहां से निकलता चला गया था, जबकि पीछे मैंने बेदर्दी से अपने हाथों में पहने गजरे नोच डाले थे। इतनी तस्दील की गई थी मेरी। मैंने सोच लिया था कि अब इस बिलाल को नहीं छोड़ूंगी। मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेकर रहूंगी। खैर, कुछ दिन रोने धोने के बाद सभी शाजिया को भूल गए थे। मैं मामू की देखभाल के खातिर मामू के घर में रहती थी। हासिम से मेरे ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए थे। मैं अब उसे अपने कमरे में ही बुला लिया करती थी। एक दिन यूं ही रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि आसिम ही होगा, मगर यूं दस्तक देकर क्यों आ रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो आसिम के बजाय मामू का नौकर था। वो मुझे अजीब नज़रों से घूर कर देख रहा था और उसकी नज़रों को मफहूम में बखूबी समझ गई थी, इसीलिए उसको बेइज्जत करने के लिए उठी। मगर इससे पहले ही वो बुरी नीयत से मेरी तरफ बढ़ा और इससे पहले कि मैं चिल्लाती उसने मेरा मुंह दबोच लिया था और मुझे कहा कि अगर मैंने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो वो सबको मेरे करतूत बता देगा। उसके पास बाकायदा मेरे और आसिम की मुलाकातों के वीडियो क्लिप्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम से डर गई थी और उसके हाथों ब्लैकमेल हो गई। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे लुटे पुटे हाल में छोड़कर चला गया। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मामू का नौकर मेरी तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ था। उसका जब दिल करता मुझे ब्लैकमेल करके अपना मतलब पूरा कर लिया करता था। यूं ही 2 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरा आसिम से कोई रब्ता ना हुआ, न ही वो मुझे कहीं दिखाई दिया था। उसका नंबर भी बंद था। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन साबित हुआ था। मैं एक नौकर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो नौकर मुझे छोड़कर रातों रात भाग गया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि घर वालों से ये बात छुपा कर रखूं, मगर आखिर कब तक छुपाए रखती। ये कोई छुपने वाली बात तो ना थी। जैसे ही मेरे घर वालों को इल्म हुआ तो घर में एक और हम समझ गया था। अम्मा ने मुझे बहुत मारा और मुझे खूब बातें सुनाई, जबकि अब्बा ने तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा सीधा घर से बाहर ही कर दिया, क्योंकि वो मेरा गंदा साया अपनी बाकी 2 बेटियों पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। मैं इंतहाई बुरी हालत में रोड के किनारे चल रही थी। मेरा एक एक गुनाह मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने ना सिर्फ एक नामहरम से राहो रस्म बढ़ाए थे, बल्कि बिलाल को पाने के लिए तो मैं हद से गुजर गई थी। अपनी ही बहन जैसी मामूजात को बिलाल की नज़रों में गिराने के लिए मैंने बिलाल के कितने कान भरे थे। यही नहीं, बल्कि कई मरतबा तो मैं बिलाल को खुलेआम अपने करीब आने और गुनाह करने की दावत भी दे चुकी थी। वो तो बिलाल मजबूत किरदार का मालिक था, मगर ना अगर उसकी जगह कोई और होता तो न जाने कब का बहक चुका होता। सिर्फ इसी पर ही बस नहीं हुई थी, बल्कि शाजिया की गुमशुदगी के पीछे भी मेरा ही हाथ था। मैं ही थी जिसने शाजिया की शादी के 1 हफ्ता पहले आसिम से कहा था कि अगर वो शाजिया को बिलाल की ज़िंदगी से निकालने में मेरी मदद करे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। उस वक्त उसने कोई जवाब न दिया था, मगर शादी के दिन उसी ने शाजिया को पॉलर से अगवा किया था और मुझे मैसेज भेजा था कि काम हो गया है, उसने शाजिया को अगवा कर लिया है। मैंने उससे कहा था
कि वो शाजिया को यहाँ से दूर किसी कोठे पर छुड़ाए जहाँ से वो चाहकर भी दोबारा वापस ना आ सके। मैं उसे तवाइफ बनाना चाहती थी, मगर बदले में खुद ही एक तवाइफ बनकर रह गई थी। क्या जिंदगी थी मेरी कि बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। अपने ही धुन में चलते हुए मैं एक आदमी से टकराई थी। वो एक उधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी दाढ़ी और सर सफ़ेद था। उसने यूं मुझे उजड़ी हुई हालत में देखा तो मुझसे सारी तफसील पूछी। मैंने भी एक हमदर्द इंसान पाकर उसके सामने सारी हकीकत खोल बैठी। उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ उसके घर आऊं, वो इस बच्चे को अपना नाम देगा। यूं मैं उसके साथ उसके घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था, मगर वो उस घर में अकेला ही रहता था। एक बात जो मैंने देखी थी वो ये कि हर हफ्ते को घर पर एक लड़की लाता था, उसकी काफ़ी आवभगत करता था। मैं उसे देखती रहती थी, मगर कभी पूछने की हिम्मत न की थी। सुबह होते ही वो लड़की गायब होती थी। एक दिन यूं ही लाउंज में बैठी थी जब टीवी पर खबर नशर हुई और साथ ही कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाने लगी। मैं एकदम चौंक उठी थी। यह खबर लड़कियों के लापता होने की खबर थी। जो तस्वीर दिखाई जा रही थी उनमें से 2 से 3 लड़कियां मैं इस घर में देख चुकी थी, जिन्हें वो बूढ़ा आदमी घर लाया था और फिर वो गायब हो गई थी। उस बूढ़े आदमी से बात करने की गर्ज से मैं उसके कमरे में गई, मगर जो ही मैंने कमरे के अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो। अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरी रूह लरस गई थी। मैं उल्टे पैर भागते हुए उसके घर से बाहर निकली थी, क्योंकि अंदर कमरे में बूढ़े की शक्ल में मौजूद वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आसिम था, जिसने बूढ़े का गेटअप किया हुआ था। वो एक और आदमी के साथ बातचीत कर रहा था कि आज वो उसको 10 लड़कियां देगा। बीच में मेरा जिक्र भी हुआ था, जिस पर आसिम ने कहा कि मेरी डिलीवरी के बाद वो मुझे भी भेज देगा। अलबत्ता बच्चे को कुछ वक्त अपने साथ रखेगा और उसी बच्चे को इस्तेमाल करके मेरे माँ बाप से बड़ी दौलत हथियाएगा। ये सब उसकी प्लानिंग थी। उसने नौकर को पैसे देकर मुझसे ताल्लुकात बनाने को कहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं चलते चलते एक गाड़ी से टकराई थी और अगले ही लम्हे हवा में उछलती हुई कई फीट दूर जा गिरी थी और होशो हवास से बेगाना हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था, मगर अपने पास मौजूद वजूद को देखकर मुझ पर बेयकीनी किसी कैफियत तारी थी। मेरे साथ ही स्टूल पर शाजिया बैठी हुई थी और सामने ही सोफे पर बिलाल भी आंखें मूंदे लेटा हुआ था। मैं एकदम उठ बैठी थी, जिससे शाजिया भी जाग गई थी। मैं शाजिया के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने बड़ा दिल करते हुए मुझे माफ़ कर दिया था, जबकि बिलाल ने भी आकर मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे कहा था कि उसने मुझे हमेशा अपनी बहन समझा है। उसने कहा कि औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया है, औरत को कभी भी अपने मकाम से नहीं गिरना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनकर सर इस बात में हिला दिया था। मेरा मिसकैरेज हो चुका था। 3 दिन दाखिल रहने के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। शाजिया ने बताया कि वो उसी शाम आसिम के चुंगल से भाग आई थी और फिर बिलाल से शादी कर ली थी। वो घर भी जा चुकी थी। वो मुझे लेकर घर आई थी। घर में कोई भी मेरी शक्ल देखने का रवादार न था, मगर शाजिया ने कैसे भी करके सबको मना ही लिया था। शाजिया अपने घर में खुश है। मेरी छोटी बहनें भी अपने अपने घरों की हो चुकी हैं, जबकि मैं बोझ बनकर अब भी बाप की दहलीज पर ही बैठी हुई हूँ। आसिम के खिलाफ FIR कटवाने के बाद मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था, जिससे मैं टीवी पर आ गई थी। सब मेरे बारे में जान चुके थे कि मैं एक दागदार लड़की हूँ, इसीलिए किसी ने हमारे दरवाजे पर आने की जहमत नहीं की थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।